हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री टिप्स एंड ट्रिक्स। तो आज हम लोग करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 हमने ऑलरेडी कर लिया है। जिन बच्चों ने वो नहीं चेक किया तो जरूर से आप चेक कर लो। मिनिमम 4 मार्क्स आपको वहां से पेपर में मिलेंगे ही मिलेंगे, तो उसे आप अच्छे से कर लेना। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू टॉपिक, दैट इज कंडक्टिविटी, राइट। तो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बच्चे, इसमें जो आपका जो लेक्चर नंबर 2 है, इसमें बेसिकली हम लोग डील करेंगे विद दैट ऑफ कंडक्टिविटी। टॉपिक हमारा रहेगा कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, किस तरह से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट में वेरिएशन होता है कंडक्टिविटी का विद डाइल्यूशन। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। डेफिनेटली आपको क्वेश्चन में ये मतलब पेपर में आपको मिलेगा ही, और आपको इसको थॉरो करना है। पूरा का पूरा टॉपिक बच्चे ये न्यूमेरिकल बेस्ड है, मतलब अंडरस्टैंडिंग प्लस न्यूमेरिकल है यहाँ पे। अगर आप इसे ढंग से प्रैक्टिस करते हैं तो आप जरूर से इसमें से स्कोर करोगे और अपना स्कोर बूस्ट करोगे। तो लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ समझना पड़ेगा व्हाट इज द टॉपिक इज द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस। लेकिन हमें सबसे पहले स्टार्ट करना होता है बेसिक टर्म्स से कि रेजिस्टेंस क्या होता है ना। व्हाट इज रेजिस्टेंस? तो रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो ये आप फिजिक्स में ऑलरेडी पढ़ते हैं इसके बारे में। व्हाट इज रेजिस्टेंस? तो रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज द हिंड्रेंस टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो हमारा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रिकल हिंड्रेंस टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। सिंपली डेफिनेशन है इसकी। तो मतलब अगर हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो जो हिंड्रेंस होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में, उसे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्ट मतलब ये एक सिंपल इंग्लिश टर्म है जिसका मतलब रेजिस्ट करना। किस चीज को रेजिस्ट करना? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रेजिस्ट करना, यही हमारा रेजिस्टेंस कहलाता है। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है? इसको अगर हम देखें तो इसकी यूनिट होती है ओम। ये चीजें डिटेल में आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, बट थोड़ा सा बेसिक में हम यहाँ केमिस्ट्री में भी देखते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। तो इट इज हिंड्रेंस टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। तो बच्चे यहाँ पे ध्यान देना है, तो जो रेजिस्टेंस होता है आर, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये चीज हमें यहाँ पे सिंपली सबसे पहले समझनी है कि व्हाट इज रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है? जो भी हमने चीज ली है, जो भी कंडक्टर हो रहा है, कंडक्टर होता है जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को मतलब जो मूवमेंट ऑफ फ्लो जिससे पॉसिबल होता है, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा उसे हम कंडक्टर बोलते हैं, राइट। तो कंडक्टर में डेफिनेटली जो रेजिस्टेंस होता है, हिंड्रेंस टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है? लेंथ के। और इनवर्सली किसके प्रोपोर्शनल होता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। तो हमने यहाँ पे सिंपली देखा आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। तो ये हमने यहाँ से फॉर्मूला डिड्यूस किया। अगर मान लो इसमें हमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाए तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? आर इक्वल्स टू रो इनटू एल बाई ए। बच्चे, व्हाट इज दिस रो? दिस रो इज कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। इट इज अ कांस्टेंट, ये रेजिस्टिविटी है, या फिर हम इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। बच्चे कहेंगे मैम आपने तो टॉपिक तो शुरू किया था कौन सा? कंडक्टिविटी, है ना। लेकिन व्हाई वी आर गोइंग टू डील ऑल दीज थिंग्स, है ना। क्यों हम ये रेजिस्टेंस के बारे में इतनी बात कर रहे हैं? क्या है इसमें? बच्चे सब कुछ रिलेटेड है ना। सब कुछ यहाँ पे रिलेटेड है। अब आप कंडक्टिविटी को तभी समझ पाएंगे व्हेन यू नो अबाउट द रेजिस्टेंस थॉरली, राइट। तो टॉपिक में हमें सिस्टमैटिकली जब भी तुम ये टॉपिक तैयार करोगे तो तुम्हें सबसे पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस से स्टार्ट करना होगा। रेजिस्टेंस होता क्या है हमने सीख लिया, इसकी यूनिट क्या है हमें पता चल गई, ओम है। और ये किस चीज पे डिपेंड करेगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे और लेंथ पे। यहां से हमने एक और टर्म निकाला, दैट इज रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब बच्चे क्या है? कंडक्टेंस, क्योंकि हमें क्या मेजर करना है? कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो कंडक्टेंस को हम बच्चे यहाँ डिनोट करते हैं जी से, कैपिटल जी से हम डिनोट करते हैं। अब नाउ व्हाट इज कंडक्टेंस? इट इज द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है? ये इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस होता है। तो आ गया ना काम रेजिस्टेंस का। अब हमें कंडक्टेंस को हम ऐसे ही डिफाइन करते हैं, इट इज द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। सो यू शुड नो अबाउट द रेजिस्टेंस। तो सिंपली फॉर्मूला धीरे धीरे समझो अच्छे से कि भाई क्या होता है रेजिस्टेंस, क्या होता है कंडक्टेंस, और आपको इस कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करना है। तो G इक्वल्स टू 1 बाई आर। अब मैं यहाँ पे अगर R की वैल्यू रख दूं तो क्या करेंगे? 1 बाई रो इंटू एल इंटू ए। यहाँ पे हमने R की वैल्यू पुट कर दी। तो जब हमने यहाँ पे बच्चे R की वैल्यू पुट कर दी तो यहाँ पे 1 बाई रो एक नया कांस्टेंट आ जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं कापा, जिसे हम बोलेंगे कापा। तो हमारा यहाँ से नया फॉर्मूला निकल के आया G इक्वल्स टू कापा इंटू ए बाई एल। ठीक है, कंडक्टेंस इक्वल्स टू कापा इंटू ए बाई एल। दिस इज द फॉर्मूला दैट वी गेट फ्रॉम हियर। ओके, तो यहां से हमारा बनता है एंड दिस के इज कापा, और ये कापा यहाँ पे क्या कहलाता है? कंडक्टिविटी।
दिस इज कॉल्ड एज कंडक्टिविटी। बच्चे जब इसको पहली बार पढ़ते हैं वो कहते हैं इतने सारे फॉर्मूलाज, लेकिन अगर आप रिलेट करो तो एक ही हमारा जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है उसे ही हम मॉडिफाई कर रहे हैं ना। रेजिस्टेंस हमने समझ लिया, रेजिस्टेंस का इनवर्स हो गया कंडक्टेंस। अब कंडक्टेंस में हमने वैल्यूज पुट की तो हमारा एक न्यू कांस्टेंट आ जाएगा, दिस इज नोन एज कंडक्टिविटी या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस। जैसे ये क्या था, रेजिस्टिविटी, रो क्या था, रेजिस्टिविटी, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। एक कापा क्या होता है, कापा होता है कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस, राइट। तो ये हमने कुछ फॉर्मूलाज यहाँ पे देखे, इनको अच्छे से कवर करो। नाउ अगर हम बात करें तो ये हम क्यों पढ़ रहे हैं और क्या इसका पर्पज है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, अगर हम सिंपली देखें तो यहाँ पे आप देखते हैं मेजरमेंट ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सोल्यूशन। अब ये कंडक्टिविटी हम कैसे मेजर करें? मैम कंडक्टिविटी क्या है बच्चे, अगर आपसे पूछा जाए तो आप देखो सिंपली G इक्वल्स टू की अगर मैं बात करूं तो G इक्वल्स टू 1 अपॉन रो इंटू A/L आया था आपका, ये क्या था आपका कंडक्टेंस था। फिर मैंने आपसे कहा G इक्वल्स टू कापा इंटू A/L, ये आपका फॉर्मूला आ गया, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज कंडक्टिविटी। हमारा पर्पस क्या है, हमें इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन की कंडक्टिविटी मेजर करनी है। क्या करनी है, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन की कंडक्टिविटी मेजर करनी है, राइट। ये हमारा पर्पस है। कह रहे हैं अब कैसे कंडक्टिविटी आयनिक सोल्यूशन की मेजर करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमें एक बेसिक सी चीज सीखनी है, क्योंकि ऐसा नहीं कि हमने कोई भी टर्म रटते जाना है और हमें बस ये पढ़ लो ऐसा नहीं है। वी शुड अंडरस्टैंड कि कोई भी टॉपिक है उसमें ये चीजें हम क्यों कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो भाई, फॉर मेजरिंग द रेजिस्टेंस ऑफ एन आयनिक सोल्यूशन वी फेस टू प्रॉब्लम। जब हम मेजर करते हैं रेजिस्टेंस ऑफ आयनिक सोल्यूशन तो हमें दो प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आपको पता है, देखो भाई अब आप कहोगे मैम रेजिस्टेंस का क्या काम है। एक्चुअली देखो कंडक्टेंस का हमारा फॉर्मूला बना G इक्वल्स टू कापा इंटू A/L, और कापा को तो हम रेजिस्टेंस के टर्म में मेजर करते हैं, तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं 1/R इक्वल्स टू कापा इंटू A/L, और वी कैन से कापा इक्वल्स टू, यहाँ से हमारा ये चला गया ऊपर तो हम ये कह सकते हैं L/A अपॉन में R। तो ठीक है, तो यहाँ से जब भी मुझे कापा मेजर करना पड़ेगा तो आई नीड टू कैलकुलेट रेजिस्टेंस, मुझे रेजिस्टेंस चाहिए। कंडक्टिविटी मेजर करने के लिए मुझे रेजिस्टेंस चाहिए। इज इट क्लियर, समझ में आ रही है बात। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि कंडक्टिविटी जब भी आपको मेजर करनी है तो आपको रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। अब रेजिस्टेंस जो है वो हम कैसे निकालते हैं, तो अगर मैं किसी सॉलिड का केस लेती हूँ तो उस केस में रेजिस्टेंस इजीली निकाल सकते हैं हम लोग बाय यूजिंग व्हीटस्टोन ब्रिज, जो आप फिजिक्स में पढ़ेंगे डिटेल में। लेकिन आयनिक जब सोल्यूशन की बात होती है तो यहाँ पे हमें कुछ प्रॉब्लम्स फेस होती है, ठीक है। जैसे कि कैसी प्रॉब्लम, वी कैन चेक हियर। देखो सिंपली अगर हम देखते हैं कि अगर मान लो हमारे पास कोई आयनिक सोल्यूशन है तो हमारे यहाँ पे टू प्रॉब्लम्स हम फेस करेंगे। पहली प्रॉब्लम हमारी क्या है, पासिंग डायरेक्ट करंट DC चेंजेस द कॉम्पोजिशन ऑफ द सोल्यूशन। हम तो यहाँ मूवमेंट ऑफ आयंस ही देखेंगे। नॉर्मल कंडक्टर में मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, जब मेटल कंडक्टर की बात करेंगे तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, लेकिन अगर हम आयनिक सोल्यूशन की बात करते हैं तो वहां पे मूवमेंट ऑफ आयंस होता है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि सिंपली अगर हम आयनिक सोल्यूशन की कंडक्टेंस मेजर करेंगे तो हमारा पहली प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम उसमें DC पास करते हैं, क्योंकि उसे मेजर करने के लिए हमने DC पास की रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए, तो उस केस में क्या होगा, उसका कॉम्पोजिशन चेंज हो जाएगा, है ना। आयंस क्या होंगे, पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड की तरफ जाके वहां पे डिपॉजिट हो जाएंगे, तो हमारा वो मूवमेंट पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। तो DC प्रॉब्लम क्रिएट करेगा DC अगर हम लोग यूज करते हैं। दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है, अ सोल्यूशन कैन नॉट बी कनेक्टेड टू द ब्रिज लाइक मेटेलिक वायर और अदर सॉलिड कंडक्टर। अब किसी सोल्यूशन को आप व्हीटस्टोन ब्रिज में कैसे कनेक्ट करोगे, है ना। समझो बात को, आयनिक सॉल्यूशंस की जब कंडक्टेंस हम मेजर करने लगते हैं तो दो तरह की प्रॉब्लम फेस होती है। पहला, अगर हम DC यूज करेंगे, फर्स्ट भी अगर हम DC यूज करते हैं तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमारा सोल्यूशन का कॉम्पोजिशन चेंज हो जाएगा, आयंस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पे जाके डिपॉजिट हो जाएंगे और हमारा तो पर्पस खराब हो जाएगा। दूसरी चीज क्या है कि अगर मान लो हमने चलो ठीक है किसी तरह उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट किया, तो दूसरी प्रॉब्लम ये भी होती है कि हम किसी भी सोल्यूशन को व्हीटस्टोन ब्रिज में कैसे कनेक्ट करें। तो इनको शॉर्ट आउट करने के लिए जब भी कोई प्रॉब्लम होती है देयर विल बी सम सोल्यूशन, है ना। कभी भी ऐसी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका कोई सोल्यूशन नहीं हो, है ना। तो ये दो प्रॉब्लम फेस हुई, तो इसको कैसे शॉर्ट आउट किया गया कि DC की जगह इफ विल यूज AC तो वो क्या हो जाएगा, DC की जगह अगर हम AC यूज करेंगे तो हम इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर लेंगे। तो अब AC में क्या होता है, अल्टरनेट चेंज होता है, तो अल्टरनेट में क्या होगा, तो मूवमेंट हमारा एज इट इज पॉसिबल है। दूसरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या बनाए, क्या डिजाइन किए, कंडक्टिविटी सेल। तो जब आप ये टॉपिक पढ़ते हैं तो आपको यहाँ पे एक पर्टिकुलर इस तरह का सेटअप सिखाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टिविटी सेल। कंडक्टिविटी सेल पढ़ रहे हैं पर बच्चों को ये नहीं पता कि क्यों पढ़ रहे हैं।
कंडक्टिविटी सेल हमें इसलिए पढ़ाए जाते हैं, उसका रीजन क्या है कि कंडक्टिविटी सेल को यूज करते हैं हम लोग किसमें, रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने में। रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करके ही हम कंडक्टिविटी मेजर कर पाएंगे। ओवरऑल हमारा पर्पस है कंडक्टिविटी मेजर करना, और उस कंडक्टिविटी को मेजर करने के लिए हमें पहले रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमें व्हीटस्टोन ब्रिज को यूज करना पड़ेगा, और व्हीटस्टोन ब्रिज को अगर हम यूज करते हैं तो उस केस में हमें कोई ऐसी चीज चाहिए जिसे हम उसमें मेटालिक वायर के थ्रू कनेक्ट कर सके। तो इसीलिए ये होता है कंडक्टिविटी सेल। तो होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंडक्टिविटी सेल, राइट। कंडक्टिविटी सेल का हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब जरा सा इसका सेटअप देखते हैं, क्या होगा सेटअप। तो ये इसका बच्चे सेटअप होता है। यहाँ पे प्रॉपर, यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि इट कंसिस्ट ऑफ 2 प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स कोटेड विथ प्लैटिनम ब्लैक। किससे बना होता है ये हमारा 2 प्लैटिनम इलेक्ट्रोड से बना होता है, जो कि कोटेड होते हैं प्लैटिनम ब्लैक से। मैम हर जगह प्लैटिनम क्या यूज करते हैं, प्लैटिनम यूज करने का बच्चा सिर्फ एक ही रीजन होता है कि प्लैटिनम क्या होता है, इनर्ट है, दैट वोंट रिएक्ट। क्योंकि हम किसी भी रिएक्शन में ये नहीं चाहते कोई भी नई मेटल कूद के उसमें जाके अपनी तरफ से इंटरफेरेंस शुरू कर दे, राइट। तो वो इनर्ट है, इसीलिए आपको हर जगह जब भी कोई केमिकल सेटअप दिखाई देगा तो उसमें प्लेटिनम को यूज कर लेते हैं, बिकॉज इट इज इनर्ट। ये रिएक्ट नहीं करती इतनी जल्दी और इंटरफेयर नहीं करेगी जो हमारा प्रोसेस है जो हम कराना चाह रहे हैं उस केस में। तो हम यहाँ पे प्लेटिनम के वायर को यूज कर लेते हैं। अब कह रहे हैं द इलेक्ट्रोड्स आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस L। इलेक्ट्रोड की जो डिस्टेंस है वो क्या है, L है, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। Why we are talking about all these things? Because we want to calculate resistance, और रेजिस्टेंस बेसिकली लेंथ और एरिया पे डिपेंड करता है। तो हमेशा इस चीज का रोल आएगा, लेंथ कितना है, एरिया कितना है। Now the cell constant of the conductivity cell is usually determined by measuring resistance of the cell containing a solution whose conductivity is already known। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बताया कि जो सेल कांस्टेंट होता है, अब मैम ये नया टर्म आ गया सेल कांस्टेंट, ये आपने ये तो बताया ही नहीं सेल कांस्टेंट क्या है। तो बच्चे सेल कांस्टेंट को हम लोग G स्टार से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये बेसिकली G स्टार से डिनोट किया जाता है, और नथिंग बट इट इज द रेशियो ऑफ लेंथ अपॉन एरिया। ये क्या है भाई, सेल कांस्टेंट क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ L अपॉन A। अब यहाँ पे लिख रहे हैं कि जो सेल कांस्टेंट होता है, यानी कि इन्हें लेंथ भी चाहिए और एरिया भी चाहिए। The cell constant of a conductivity cell is usually determined by measuring resistance of a cell containing a solution whose conductivity is already known। अब बच्चे देखो, ये बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि पूरी कंसेप्चुअल है। नीट जेईई आप कर रहे हैं या फिर आप किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उस केस में आपके बेसिक फंडामेंटल क्लियर होने बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसीलिए अभी हमने क्या किया, ये क्या कहना चाह रहा है, अभी आगे मैं न्यूमेरिकल्स में आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो जैसे हमने देखा, हमने अभी निकाला था कापा इक्वल्स टू L/A अपॉन में R। दिस वाज आवर फॉर्मूला। तो ये कापा क्या है आपका कंडक्टिविटी, L/A क्या है सेल कांस्टेंट, R क्या है रेजिस्टेंस। तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ L/A इक्वल्स टू कापा इंटू R, क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ? तो आंसर है यस, बिल्कुल वी कैन राइट इट। तो ये जो L/A होता है सेल कांस्टेंट होता है, इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशंस की पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पे कंडक्टिविटी नोन होती है। तो नोन कंडक्टिविटी के सॉल्यूशन को सेल कांस्टेंट है, ये तो फिक्स रहेगा, पर्टिकुलर सेटअप के लिए ये तो फिक्स होता है। तो कापा हमने नोन सॉल्यूशन की लेके उससे रेजिस्टेंस उसे मल्टीप्लाई करके हम सेल कांस्टेंट निकाल लेंगे, और फिर उसी सेल कांस्टेंट को यूज करके हमें जिसका भी कापा निकालना है, जो हमारे अननोन सॉल्यूशन का कापा निकालना है, उसी सेल कांस्टेंट को हम यूज करके जो उसका रेजिस्टेंस दिया हो उससे हम कापा निकाल लेते हैं। तो ये बच्चों को कंफ्यूज करता है, आपने ध्यान रखना है। सेल कांस्टेंट को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे एक्सक्यूज मी, सेल कांस्टेंट को निकालने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे कापा इंटू आर। और इस केस में जो कापा यूज किया जाता है वो हमारा नोन जो कंडक्टिविटी होती है, जो मतलब फिक्स होते हैं, जिनकी कॉन्सेंट्रेशन पे पर्टिकुलर कंडक्टिविटी की वैल्यू KCl सॉल्यूशंस की हम लोग रखते हैं जनरली। तो उस केस में हम उनको यूज करके L/A निकाल लेंगे, फिर उसी L/A को यूज करके हम फर्दर कापा निकाल लेंगे। मैं इसको न्यूमेरिकल में कराऊंगी आपको अभी आगे, अभी पहले हमने इस कंसेप्ट को सीखा है। तो कंडक्टिविटी सेल का सेटअप करियर पूछा जा सकता है 1 नंबर में, आपने अच्छे से तैयार कर लेना है, बिल्कुल ये डायग्राम बना के आना है पेपर में, और ये चीज हमारी बेसिक पॉइंट दी है, इसको आपने लर्न करना है। नाउ तो हमारा फाइनली फॉर्मूला कंक्लूड हो गया है। ये है फॉर्मूला कापा इक्वल्स टू सेल कांस्टेंट बाय R। अब बच्चे, जो बच्चे कहते हैं ना हमें भाई मतलब मैम जल्दी जल्दी करना है, या हमें मतलब करा दो लास्ट टाइम पे, जो बच्चे पढ़ते हैं एग्जाम के थोड़े जैसे दिन पहले पे, जिनको प्रेशर होता है कि हाँ भाई अब तो करना ही पड़ेगा, कुछ भी नहीं बचा, तो उस केस में आपको ये सजेस्ट किया जाता है कि आप कंडक्टिविटी का डायरेक्ट फॉर्मूला याद करो।
क्या है डायरेक्ट फॉर्मूला? सेल कांस्टेंट। भैया कभी कभी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड इजी से क्वेश्चन आ जाते हैं, कंडक्टिविटी बताओ, सेल कांस्टेंट दिया जाएगा आपको, आर दिया जाएगा, आप डायरेक्ट करके तो बता सकते हैं। अब बच्चे ये टेबल ये क्या बता रही है? ये टेबल एनसीईआरटी की है। ये क्या कहती है? जैसे भी मैंने आपको बताया था, सेल कांस्टेंट निकालने में हम इनका यूज करते हैं। ये क्या है? ये कंडक्टिविटीज दी हुई है, पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पे कंडक्टिविटी की वैल्यू दी हुई है, तो इनको ये नोन सॉल्यूशंस होते हैं, ये नोन कंडक्टिविटी होती है, तो इनको यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी भी अननोन सॉल्यूशन की जैसे कंडक्टिविटी निकालनी है, हम सेल कांस्टेंट निकालेंगे और उस सेल कांस्टेंट की वैल्यू रख के हम फिर उससे कंडक्टिविटी कैलकुलेट करते हैं, राइट? तो होपफुली क्लियर टू ऑल ऑफ यू। लेट अस मूव अहेड। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो भाई, जैसे मैंने आपसे कहा कि बच्चे कहते हैं कि भाई मतलब मैम क्वेश्चंस नहीं हो रहे, आप देखो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स है। देखो, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग दिस concentration solution at 298 Kelvin is this। मतलब आपको बता रहे हैं कि इस concentration पे R आपको दिया गया है 1500 ओम, ठीक है। What is the cell constant of the conductivity cell? अब इन्होंने 2 बार लिख दिया, लेकिन देखो सेम वैल्यू है, सेम वैल्यू है ये। At what is the cell constant if the conductivity is given to you? मतलब कापा भी आपको दे दिया गया 0.146 into 10⁻⁻³ तो बच्चे क्या आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं? क्या हो जाएगा इससे इजी? क्या क्वेश्चन होगा बताओ? बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है, सेल कांस्टेंट इक्वल्स टू कापा इनटू आर, ठीक है। तो ध्यान से करो, अगर आप सिस्टमेटिकली टॉपिक को करेंगे तो आपको प्रॉब्लम आनी ही नहीं होती, ठीक है। चलो भाई, तो ये कापा इनटू आर करेंगे। चेक द सोल्यूशन। सिंपल, इन्होंने यहाँ पे कापा दिया हुआ है, यहाँ पे आर दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है? कापा इनटू का आर करना है। वी विल गेट द सोल्यूशन, राइट। लेट अस मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। तो देखो, कंडक्टिविटी ऑफ दिस इज गिवन टू यू, कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी का क्वेश्चन अभी आगे आएगा, अभी पहले हमें मोलर कंडक्टिविटी कंसेप्ट सीखना है, ये थोड़ा पहले आ गया। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मोलर कंडक्टिविटी, है ना। मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है? तो मोलर कंडक्टिविटी में बच्चे डेफिनेटली हमारे जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो 1 मोल लिए जाते हैं। जब हमने नंबर ऑफ पार्टिकल हम क्यों फिक्स करते हैं? क्योंकि रीजन क्या है, जो कंडक्टिविटी होती है वो किसी भी सॉल्यूशन की यूनिट वॉल्यूम के लिए ली जाती है, लेकिन मोलर कंडक्टिविटी में नंबर ऑफ मोल सब फिक्स हो गए। नाउ आयन के जो नंबर है, आयंस के जो नंबर है वो फिक्स हो गए, तो उस केस में क्या होता है, हम 1 मोल आयंस लेंगे ही लेंगे, तो हमें V वॉल्यूम लेना पड़ता है। मतलब जब हम V वॉल्यूम में 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे तो हमारी जो कंडक्टिविटी होगी उसे हम मोलर कंडक्टिविटी कहते हैं। तो मोलर कंडक्टिविटी को बच्चे हम लोग इस साइन से नोट करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लैम्डा एन। कई बार बच्चे कहते हैं मैम ये लैम्डा कैसे है? लैम्डा तो हमने ऐसे सीखा था एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो बच्चे ये भी लैम्डा ही कहलाता है, इसका भी हम जो प्रोनाउंसिएशन करते हैं लैम्डा ही होता है, और दिस इज इक्वल्स टू कापा अपॉन में सी, ठीक है। ये फॉर्मूला है। वेयर के क्या है भाई? के है तुम्हारी कंडक्टिविटी, और सी क्या है भाई? सी है तुम्हारी कॉन्सेंट्रेशन। बच्चे यहाँ पे एक चीज ध्यान देनी है आपको। क्या ध्यान देनी है? कि अभी ये जो सी है इसकी यूनिट होती है मोल पर मीटर क्यूब, मोल पर मीटर क्यूब, दैट इज द यूनिट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान देना है आपको। लैम्डा इक्वल्स टू कापा अपॉन सी है, पर सी की यूनिट यहाँ पे क्या है? मोल पर मीटर क्यूब। नाउ अब हमें क्या करना है? हमें यहाँ पे जनरली जब भी क्वेश्चन मिलेगा तो वो हमें मोलारिटी देंगे। क्या देंगे? मोलारिटी देंगे। तो आपने ध्यान देना है, कॉन्सेंट्रेशन अगर मोलारिटी में दी है तो हमारा फॉर्मूला इस तरह से चेंज हो जाता है, कापा इक्वल्स टू के अपॉन मोलारिटी। अगर हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा नीचे की तरफ 1000 से मल्टीप्लाई होगा। सिंपल ये यूनिट कन्वर्जन है, पर मैं कई बार बच्चे ना यूनिट कन्वर्जन में गलती करते हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रही हूँ मोलारिटी इंटू 1000। लेकिन इस केस में इसकी जो यूनिट होनी चाहिए, कापा की यूनिट क्या होती है? कापा इक्वल्स टू हमने क्या निकाला था भाई? सेल कांस्टेंट अपॉन में आर, सेल कांस्टेंट अपॉन में आर निकाला था। अगर हम सिंपली देखें रेजिस्टेंस, तो आप इससे भी निकाल सकते हो, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है आप उससे भी निकाल सकते हो। कंडक्टेंस के अकॉर्डिंग तो इसकी यूनिट होती है सीमेन मीटर इनवर्स। अगर हमारी सीमेन मीटर इनवर्स इसकी यूनिट है तो हम यहाँ पे मोलारिटी लेंगे और 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये यूनिट हमारी चेंज हो गई, यहाँ पे मैंने लिखा इसका होगा सीमेन मीटर इनवर्स, अगर हम देखें यहाँ पे तो ये हमारा कैसे हो जाएगा? मोल पर मीटर क्यूब। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इसकी यूनिट, अगर आप यहाँ से देखेंगे तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी? दिस इज सीमेन मीटर इनवर्स, दिस इज मोल मीटर -3, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम इसकी डायरेक्ट यूनिट यहाँ से निकाल लेंगे। देखो मैंने यहाँ पे दी होगी इसकी यूनिट। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी? तो कंडक्टिविटी की यूनिट तुम्हें पता थी। अगर मैं इसकी यूनिट करूँ तो सीमेन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, दैट इज द यूनिट ऑफ दिस। तो ये हमारी यहाँ पे आ गई
सीमेन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये बहुत इजी होता है, एक बार समझ लो ध्यान से। ये मोल है, मोल तो ऊपर चला जाएगा, अब ये ऊपर गया तो यहाँ पे स्क्वायर हो गया और ये सीमेन मीटर इनवर्स से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मतलब ये सीमेन मीटर इनवर्स था आपका इसका, और ये ऊपर जाएगा तो एक तो कैंसिल आउट हो गया, मैं डायरेक्ट ही कर देती हूँ, चाहे तो ये -2 हो गया, तो अभी ऊपर जाएगा तो क्या हो गया, सीमेन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो दैट विल बी द यूनिट ऑफ लैम्डा एम। तो बस बच्चे आपको यहाँ पे एक चीज नोटिस करनी है कि अगर आपका के की वैल्यू किसमें दी है, सब मीटर में दी है, तो हम यहाँ पे मोलैरिटी वाला फॉर्मूला करके नीचे 1000 लेते हैं। अगर ये सेंटीमीटर में है तो फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा इस केस में, लैम्डा एम इक्वल्स टू कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलैरिटी। ये किस केस में हो जाता है, जब हम यहाँ पे क्या लेते हैं इसकी यूनिट, सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स। तो हम इसकी ये वाली यूनिट का ध्यान रखेंगे। तो आपको चेक करना है कि आपके के की वैल्यू किसमें दी है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको अप्लाई करेंगे। तो ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा जरूरी है, 100% यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आता है और आपको उसको करना होता है। लेट अस चेक द क्वेश्चन। अब हम देखते हैं यहाँ पे। तो बच्चे देखो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है ना, जेईई में भी एक बार क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है। इसमें देखो क्या कहा इन्होंने, conductivity resistance of a conductivity cell filled with this mole per 0.1 mole per liter KCl solution is 100 ohm। ठीक है, if the resistance of the same cell filled with this mole, अच्छा दो कॉन्सेंट्रेशन दी है तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ अलग अलग। तो पहला केस में कॉन्सेंट्रेशन जब हमारी कितनी दी गई है, 0.1 मोल पर लीटर इतनी दी है KCl सोल्यूशन की, तो इस केस में रेजिस्टेंस आपको दिया है 100 ओम। दूसरे केस में इसी में इन्होंने भरा है, कॉन्सेंट्रेशन कितनी ली है आपकी 0.02 मोल पर लीटर। ठीक है, इस केस में जो रेजिस्टेंस दिया है दिस इज 520 ओम। ओके, गॉट इट। कैलकुलेट द कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दिस सोल्यूशन। इन्होंने कहा है आपको कंडक्टिविटी इस सोल्यूशन की निकालनी है और मोलर कंडक्टिविटी इस सोल्यूशन की निकालनी है। दैट्स ओके। द कंडक्टिविटी ऑफ दिस सोल्यूशन इज ओके, दैट्स गुड। तो ये देखो यहाँ पे इन्होंने कापा दिया हुआ है किसका, 0.1 का, इसका इन्होंने कॉपा भी दे दिया। तो बच्चे जो मैं आपको थोड़ी देर पहले ही बता रही थी कि एक नोन सोल्यूशन दिया जाता है जिसका कापा दिया है, तो बच्चे उसका यूज क्या होता है। अब आपको पहले फॉर्मूलाज अपने मन में रिकॉग्नाइज करने हैं, आपको रिकॉल करना है कि कापा का फॉर्मूले के लिए आप क्या यूज करेंगे। आपको क्या चाहिए, सेल कांस्टेंट अपॉन में यूनिट इसकी क्या दी है, मीटर में ही है, तो मैं मीटर वाला ही ले लेती हूँ। तो मोलैरिटी सेल कांस्टेंट अपॉन आर, सॉरी ये तो मैं कापा की बात कर रहे हैं, ये हो गया रेजिस्टेंस। तो ये हमें फॉर्मूला चाहिए अभी। अब सेल कांस्टेंट हमें आर चाहिए, ठीक है। तो सेल कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, तो इसकी आपको एक नोन कंडक्टिविटी दी हुई है इस रेजिस्टेंस पे। तो कैन वी कैलकुलेट एल बाई ए सेल कांस्टेंट फ्रॉम हियर। तो सेल कांस्टेंट विल बी इक्वल टू एल बाई ए जो है हमारा, ये आ जाएगा कापा इंटू आर। तो इससे हमने क्या करना है, 1.29 इंटू 100, तो दिस विल बी 129 ओके मीटर इनवर्स। तो ये हमारा आ गया क्या, कापा। ये हमने कापा कैलकुलेट कर लिया। अब इसी कापा को आपको इसमें यूज कर लेना है। ये हमने एल बाई ए निकाला, तो इसी एल बाई ए को हम यहाँ यूज करके कापा निकाल लेंगे। तो ये पहले हम कापा निकालेंगे, फिर हम लैम्डा एम निकालेंगे। लैम्डा एम के लिए हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कापा अपॉन में मोलैरिटी इंटू 1000। दैट इज द वे वी सॉल्व द क्वेश्चन। ऐसे हम इस क्वेश्चन को लगाएंगे और हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। एक बार हम इसका सोल्यूशन चेक करते हैं और आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करना एंड आई विल एक्सप्लेन डेफिनेटली व्हेन आई विल गेट टाइम। डेफिनेटली मैं उस चीज को चेक करके आपको आंसर करूंगी। तो यहाँ पे देखो क्या दिया है इन्होंने, पहले इन्होंने सेल कांस्टेंट निकाल लिया, नोन सोल्यूशन का सेल कांस्टेंट निकाल लिया, फिर उन्होंने जी स्टार को रख के यहाँ पे कापा निकाल लिया, एक्सक्यूज मी, कापा निकालने के बाद उन्होंने मोलर कंडक्टिविटी निकाल ली। तो दैट इज द वे वी सॉल्व द क्वेश्चन। तो ऐसे तरीके से आपका क्वेश्चन ये सॉल्व होगा और ये क्वेश्चन अगर आता है तो आपको 3 मार्क्स देके जाता है, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसे अच्छे से ट्राई करो और अपने कंसेप्ट बिल्ड करो। लेट अस मूव अहेड नाउ। अब जो ये टॉपिक जो बच्चे हम लोग करने जा रहे हैं ना, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक न्यूमेरिकल तो आता ही आता है इस टॉपिक से, लेकिन ये जो हम वेरिएशन पढ़ने जा रहे हैं 100% यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है हर साल। आपको इस टॉपिक को बहुत अच्छे से करना है। देखो क्या कहता है ये,
कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। अभी मैंने आपको वैसे बता दिया था कंडक्टिविटी क्या होती है। यूनिट वॉल्यूम के लिए जो अगर हम मेजर करते हैं बेसिकली कंडक्टिविटी को, व्हेन वी मेजर फॉर यूनिट वॉल्यूम, अगर यूनिट वॉल्यूम लेंगे तो कंडक्टिविटी होती है। व्हेन वी टेक वी वॉल्यूम तो हमारी क्या होती है, मोलर कंडक्टिविटी। क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए आपको इलेक्ट्रोलाइट के 1 मोल तो लेने ही पड़ते हैं, राइट। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, ये बस समझ लेते हैं। तो व्हाट इज कंडक्टिविटी, तो यहां देखो अंडरलाइन करके दिया है, कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। कंडक्टिविटी इज नथिंग बट, कंडक्टिविटी जो हमारी है, कंडक्टिविटी क्या होती है हमारी कापा, ये क्या होती है हमारी, इट इज द कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। तो जब हम यूनिट वॉल्यूम लेंगे तो ये हमारी कापा है, और जब हम यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी की बात करेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, इट इज द कंडक्टेंस ऑफ वी वॉल्यूम ऑफ बेसिकली सोल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो जो लैम्डा एम होता है वो हमारा क्या होता है, वी वॉल्यूम का। तो ये चीज आपने समझनी है। अब देखो बच्चे, ठीक है, ये बात हमें क्लियर हो गई कि कंडक्टिविटी हमारी यूनिट वॉल्यूम के लिए कंडक्टेंस के बराबर होती है, और हमारी मोलर कंडक्टिविटी वी वॉल्यूम के लिए, क्योंकि उसमें हमें मिनिमम 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लेने होते हैं, राइट। वी कैन से 1 मोल ऑफ आयंस लेने होते हैं, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। तो कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी को हमने समझ लिया। नाउ क्या है ये वेरिएशन विद कॉन्सेंट्रेशन। तो बच्चे देखो यहाँ पे आपको क्या समझना है कि किस तरह से वेरिएशन होगा अगर हम जो सोल्यूशन ले रहे हैं उसे हम डाइल्यूट करते हैं। तो ये देखा गया कि अगर मेरे पास स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स है। अब बच्चे आपके मन में आएगा स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट कैसे होते हैं, हालांकि आपने क्लास 11 में पढ़ा होता है, बट स्टिल अगर आपको नहीं पता तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है, पूरी तरह से डिसोशिएट हो जाता है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो पार्शियली आयोनाइज होता है। तो जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा वो हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जो वीकली आयोनाइज होगा वो हमारा क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो चाहे हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लें चाहे हम वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लें, कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन। जब भी हम डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो कंडक्टिविटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, राइट। ये चीज हमें ध्यान देनी है। दिस इज बिकॉज कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। As the dilution increases, the number of ion per unit volume decreases and hence conductivity decreases. कोई चीज आप यूनिट वॉल्यूम में ले रहे हो और फिर आप उसमें डाइल्यूशन कर रहे हो, तो जितना ज्यादा आप डाइल्यूशन करते जाओगे उतने नंबर ऑफ आयंस उसमें कम होते जाएंगे। नंबर ऑफ आयंस कम हो गए तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, आपकी डिक्रीज हो जाएगी। कंडक्टिविटी आपकी बेसिकली दोनों केसेस में कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी, वेदर वी टेक स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन अगर मैं मोलर कंडक्टिविटी की बात करूं इसमें क्या होता है, फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन। चाहे हम स्ट्रॉन्ग लें चाहे हम वीक लें, मोलर कंडक्टिविटी हमारी क्या होती है, इंक्रीज करती है डाइल्यूशन होने पे। डाइल्यूशन बढ़ेगा तो मोलर कंडक्टिविटी आपकी इंक्रीज करेगी। क्यों, क्योंकि ये वी वॉल्यूम का है। आपने अगर इसमें पानी उसमें अगर आपने वो कर दिया, पानी डाला, आपने डाइल्यूशन बढ़ा दिया, तो उस केस में क्या हो जाएगा, डाइल्यूशन इंक्रीज करेंगे। तो आपको एक चीज समझो, आपको यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस कम नहीं करने हैं, आपको क्या करना है, आपको वॉल्यूम बढ़ाना है। तो व्हेन यू इंक्रीज द वी वॉल्यूम, मतलब अगर आपका वॉल्यूम बढ़ जाए, डाइल्यूशन कैसे होगा, मतलब वी वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो उनके बीच का, आयंस के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, तो उनका मोशन इंक्रीज हो जाता है, उनका मूवमेंट इंक्रीज हो जाता है। तो दैट्स व्हाई मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन। उसमें हम क्या करे थे, कंडक्टिविटी हमारी यूनिट वॉल्यूम में हो गई, तो यूनिट वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज हो रहे थे, इसलिए कंडक्टिविटी हमारी डिक्रीज हो रही थी। लेकिन मोलर कंडक्टिविटी में क्या हो रहा है, हमें नंबर ऑफ आयंस तो कम नहीं करने ना, तभी तो मोलर कंडक्टिविटी कहलाएगी, नंबर ऑफ आयंस फिक्स है। तो हाउ डू वी डू डाइल्यूशन, बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम। So if we increase the volume, the force of attraction between ions decreases, hence we can say movement increases, so conductivity increases. So that is a big difference between conductivity and molar conductivity. तो molar conductivity increases on dilution, conductivity decreases on dilution. ठीक है, इस कंसेप्ट को अच्छे से करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट अब यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है जहां से भी क्वेश्चन हमेशा ही देखा जाता है। तो यू कैन सी दिस ग्राफ, ये ग्राफ आपको देखना है और अच्छे से समझना है, आपको इसको क्लियर भी करना है बहुत अच्छे से। देखो, जब हम लैम्डा एम वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ प्लॉट करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन है √c की फॉर्म में, यहां हमने लिया है लैम्डा एम, ठीक है, क्या लिया हुआ है, तो लैम्डा एम। मैं यहां पे इसको ड्रॉ करती हूँ, आई विल जस्ट ड्रॉ दिस अगेन, ठीक है। मैं एक बार इसको थोड़ा सा शॉर्ट करती हूँ क्योंकि ये काफी स्पेस ले रहा है। जस्ट सी, ये कह रहे हैं कि अगर मान लो हम लोगों ने ग्राफ खींचना है लैम्डा एम वर्सेस √c में, किसमें, √c में, कॉन्सेंट्रेशन में।
तो कॉन्सेंट्रेशन में अगर हम ये ग्राफ खींचते हैं तो बच्चे देखो ग्राफ कैसा आता है। यहाँ पे क्या होता है, अगर हमने देखा कि चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है, पर किस तरह से। तो बच्चे यहाँ देखो ध्यान से, अगर मैं मोलर कंडक्टिविटी की बात कर रही हूँ तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ कुछ हमारा ऐसा आता है और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ हमारा अलग तरीके से आएगा, वो हमारा कुछ इस तरह से ग्राफ आता है। ये वेरिएशन आता है, ये ऐसे करके स्ट्रेट जा रहा है, ये ऐसे करके वेरी करता है। तो ये क्या मतलब है, व्हाई इट इज सो। तो इस ये हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए KCl ले लिया हमने यहाँ पे, और ये हमने ले लिया वीक इलेक्ट्रोलाइट CH3COH ले लिया हमने यहाँ पे, ठीक है। ये हमने जो भी ले लिया, हम H भी ले सकते हैं और हम अदर कोई भी कंपाउंड ले सकते हैं। ये हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और ये हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है। दिस इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और ये हमारा क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो डायरेक्ट भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, वो आपसे पूछते हैं कि भाई कौन सा यहाँ पे वीक है कौन सा स्ट्रॉन्ग है, तो यू शुड नो द ग्राफ बिहेवियर, आपको पता होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग में यहाँ पे नॉर्मल इंक्रीज होता है ना, और लेकिन हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो यहाँ पे हमारा जब डाइल्यूशन ज्यादा हो जाती है तो यहाँ पे स्टीप इंक्रीज होता है। यू कैन सी हियर स्टीप इंक्रीज ऑन हाई डाइल्यूशन इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयन डिक्रीज हो जाता है, आयनिक मोबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है धीरे धीरे धीरे, ठीक है। और डाइल्यूशन जब मैक्सिमम हो जाता है तो बच्चे यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देखना है, वो क्या है, देखो भाई मैं यहाँ पे इसको एक बार रिमूव करूंगी और मैं आपको फिर से यहाँ से ग्राफ पे लेके जाऊंगी और मैं आपको यहाँ बताऊंगी कि कैसे आपको इस चीज को समझना है। देखो देखो भी बच्चे ध्यान से, ठीक है, वी कैन चेक दिस ग्राफ, ध्यान से देखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ मैं आपको। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की ग्राफ को आप देखो तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये ग्राफ आपका जीरो वॉल्यूम को, जीरो कॉन्सेंट्रेशन को डिनोट कर रहा है। तो इस कंडीशन में ये वाली जो मोलर कंडक्टिविटी होती है, दिस इज नेम्ड एज लैम्डा इंफिनिटी नॉट। ऐसे लैम्डा इंफिनिटी बोलते हैं, लैम्डा एम इंफिनिटी, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। जब हमारा डाइल्यूशन मैक्सिमम है, कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट जीरो है, तो उस केस में जो हमारी मोलर कंडक्टिविटी होती है उसे हम लोग बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। तो बच्चे देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में आप ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट करके कैलकुलेट कर सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। बट विल इट बी पॉसिबल फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट? तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में तो आप देख रहे हैं हाई डाइल्यूशन पे क्या हो रहा है, स्टीप इंक्रीज हो रहा है, वी आर गेटिंग स्टीप इंक्रीज ऑन हाई डाइल्यूशन। तो विल इट बी पॉसिबल टू मतलब वी कैन से कि अगर हम मान लो इसको कर रहे हैं तो क्या वो ये पॉसिबल होगा कि वो बिल्कुल ग्राफ को कहीं कट करेगा? तो जब ये स्टीप इंक्रीज होता है तो ये ग्राफ को टच नहीं करता है। इसका मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में इट इज नॉट पॉसिबल to calculate molar conductivity at infinite dilution by looking at the graph। ठीक है, इसी ग्राफ के बारे में जो हमें सारी इंफॉर्मेशन मिली थी वो हमारी एक इंपॉर्टेंट और बहुत पॉपुलर रिएक्शन इक्वेशन से दी गई थी। इन्होंने बताई थी डेबाय ऑन सेगर ने इसके बारे में कि लैम्डा एम और लैम्डा एम नॉट में ऐसे रिलेशन होता है। ठीक है, लैम्डा एम इक्वल्स टू लैम्डा एम नॉट ए अंडर सी अंडर रूट सी। ए क्या है यहाँ पे बच्चे, ए हमारा है कांस्टेंट। अब यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है लेटेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको मैं इंपॉर्टेंट मार्क करूंगी। ये जेई के लिए भी इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्लास 12 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखना, द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ए फॉर अ गिवन सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जो ए है वो एक कांस्टेंट है, ए इज अ कांस्टेंट एयर, और इसकी वैल्यू हमारी टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर डिपेंड करती है। दैट इज द चार्जेस ऑन द कैटायन एंड एनायन प्रोड्यूस ऑन द डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द सॉल्यूशन। Thus NaCl, CaCl2, MgCl2 ये हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। कोई 1,1 टाइप है, कोई 1,2 टाइप है, कोई 2,1 टाइप है, कोई 2,2 टाइप है। अभी कैसे पता चल रहा है हमें 1,1, 2,2? जो उसके ऊपर चार्ज है, अगर इस पे 1 है और इस पे 1 है तो ये 1,1 टाइप हो गया, ये 2 है और इस पे 1 है तो 2,1 टाइप हो गया, 2 है और 2 है तो इसमें 2,2 टाइप है। तो किसी पर्टिकुलर टाइप के इलेक्ट्रोलाइट के लिए ए की वैल्यू सेम रहेगी। दैट इज द अंडरस्टैंडिंग। किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी के लिए जैसे NaCl और KCl के लिए ए की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका NaCl के लिए जो वैल्यू है वो तुम्हारी बेसिकली Na2SO4 के लिए भी सेम रहेगी। दैट इज नॉट द केस। तो यहाँ ध्यान देना है, ऑल इलेक्ट्रोलाइट ऑफ पर्टिकुलर टाइप हैव सेम वैल्यू फॉर ए। तो ये यहाँ से जे में क्वेश्चन पूछा था क्योंकि बच्चों को भी पता चलता है कांस्टेंट है तो वो सोचते हैं सबके लिए कांस्टेंट है।
तो एक पर्टिकुलर टाइप, एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ये कांस्टेंट होता है, ऐसा नहीं है कि सबके लिए सेम है, ये डिपेंड करता है उनके चार्जेस पे। इफ वी हैव सेम टाइप ऑफ चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट तो उस केस में क्या होगा, सेम होगा एक की वैल्यू, अदरवाइज इट वोंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से याद पता होना चाहिए। ग्राफ आपने सीख ही लिया, ग्राफ इसका ऐसे करके बनेगा, यहाँ पे जहां ये क्रॉस करेगा ये लैम्डा एम नॉट है और ये तुम्हारा अंडर रूट सी को रिप्रेजेंट करेगा, ये तुम यहाँ पे लैम्डा एम में वर्सेस में ग्राफ खींच रहे हो, तो इस तरह से इसका ग्राफ बनता है, ये हमारा लैम्डा एम नॉट बताएगा, इस तरह से इसका स्लोप आएगा। तो दैट इज द वे वी जस्ट अंडरस्टैंड दिस कांसेप्ट, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब इसको आपको जरूर से करना है, आप करोगे आपको डेफिनेटली फायदा मिलेगा और इसीलिए हम स्कोर को अपने बूस्ट कर सकते हैं, क्योंकि छोटी छोटी चीजें अगर हम अच्छे से करते हैं तो डेफिनेटली हमारा स्कोर होता है कि हमारा वो अच्छा होगा ही होगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं पास्ट ईयर्स में जो मैंने पढ़ाए हैं जिनका स्कोर 97, 95 बोर्ड्स में भी और जेई और नीट में बहुत अच्छा स्कोर बनाया है उन्होंने, केमिस्ट्री में स्पेशली उन्होंने बहुत अच्छा मतलब परफॉर्मेंस दी है। दैट इज बिकॉज ऑल स्टूडेंट्स फोकस ऑन कंसेप्ट्स एज वेल एज प्रैक्टिस। ठीक है, अगर आपको अपने आप को अच्छा करना है किसी भी सब्जेक्ट में तो डेफिनेटली प्रैक्टिस इज मस्ट, राइट, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। बट लेकिन किसी जो भी सब्जेक्ट होता है ना उसमें इंटरेस्ट बच्चे आपको डेवलप करना पड़ता है। ऐसे नहीं होता कि बस पढ़ना है, अगर आप बोझ की तरह करोगे तो नहीं होगा, लेकिन आप चीजों को सीखो, है ना। इफ यू मतलब अगर आप लर्न करना चाह रहे हैं किसी चीज को तो उस केस में उसमें जो पढ़ता है तब उसको खुद मजा आने लग जाता है। अदरवाइज क्या है, अगर आप फोर्सफुली किसी चीज को करोगे तो वो कभी इंटरेस्ट आपको नहीं देगी। तो इसीलिए आपने अच्छे से पढ़ना है और चीजों को सीखना है, तो देखो तुम्हारी खुद तैयारी अच्छी हो जाएगी। केमिस्ट्री तो वैसे भी सब्जेक्ट ऐसा होता है कि अगर आप एक बार समझ गए तो ये आपको स्कोर को बहुत बूस्ट करने में बहुत हेल्प करता है, वेदर इज फॉर जेई और नीट और बोर्ड्स के लिए तो है ही, नो डाउट। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट, तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर हमें मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकालनी है तो उसके लिए हमारा कोहलरॉश लॉ आता है। ये कोहलरॉश लॉ डील करता है कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन हम कैसे निकालते हैं। दिस इज ऑल्सो नेम्ड एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो बच्चे ये लॉ कहता है दैट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ एनायन एंड कैटायन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। तो ये सिंपल फॉर्मूला बनता है कि जो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन होती है वो सम होती है कैटायन और एनायन के जो उनकी इंडिविजुअल मोलर कंडक्टिविटी होती है उनके सम के बराबर होती है। अभी आपको फॉर्मूला देख के लग रहा होगा मैम ये क्या है, बहुत सिंपल सी बात है। जैसे मान लो तुमसे कहे लैम्डा एम नॉट ऑफ NaCl आपको निकालना है, तो बच्चे इसका मतलब है दिस विल बी इक्वल टू, क्योंकि इसके 1 आयन है तो हमने याद रखेंगे लैम्डा नॉट ऑफ Na प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Cl माइनस। सिंपल। अगर मैं आपसे कह रही हूँ आपको लैम्डा एम नॉट ऑफ क्या निकालना है, CaCl2 निकालना है, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या हो गया, लैम्डा नॉट ऑफ Ca2 प्लस 2 इंटू लैम्डा नॉट ऑफ Cl माइनस। तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है ये इसको जस्टिफाई कर रहा है। न्यू कहाँ है, क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ कैटायन। लैम्डा नॉट क्या है, लैम्डा नॉट ऑफ दिस इज कैटायन, दिस इज एनायन। तो ठीक है, तो नंबर ऑफ आयंस ऑफ बेसिकली दैट जो भी नंबर ऑफ आयंस है कैटायन के और उसकी मोलर कंडक्टिविटी प्लस नंबर ऑफ आयंस जो भी है हमारे एनायंस के और उसकी कंडक्टिविटी को हम सिंपल मल्टीप्लाई करके और सम करके हमारी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट इज द वे वी जस्ट सॉल्व द थिंग्स। ओके, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इसका एप्लीकेशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एप्लीकेशन पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो देखो इसमें डिटर्मिनेशन ऑफ लैम्डा नॉट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, कैसे किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट की हम लैम्डा नॉट निकालते हैं, ये इसका एप्लीकेशन है। इसको हम कैलकुलेट करते हैं, हम सिंपली न्यूमेरिकल लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सो व्हाट इज दिस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? तो बच्चे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वही अल्फा, कितना अमाउंट डिसोशिएट हुआ है। तो यहाँ पे अल्फा के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे लैम्डा एम अपॉन में लैम्डा एम नॉट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम ये फॉर्मूला यूज करके डायरेक्ट निकालेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को। थर्ड, बाय यूजिंग अल्फा वी कैन कैलकुलेट डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो अगर कोई कहे के निकालो तो ये जो हमारा शुरू से फॉर्मूला आपको सिखाया जा रहा है इक्विलिब्रियम से, तो के विल बी इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। 1 माइनस अल्फा भी होता है हमारा, पर हम कहीं कहीं कैलकुलेशन को इजी करने के लिए डायरेक्ट सी अल्फा स्क्वायर भी ले लेते हैं। तो ये दो फॉर्मूलाज आपको देखने हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट की निकालने के लिए भी इसको यूज किया जाता है और स्ट्रॉन्ग वीक इलेक्ट्रोलाइट में ही अगर हम बात करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए भी यूज किया जाता है और डिसोसिएशन कांस्टेंट को भी हम इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं
जो आपके एनसीईआरटी के हैं इन्हें कर लो और आपका कॉन्फिडेंस खुद ही बूस्ट हो जाएगा। देखो भाई लैम्डा एम नॉट कितना दिया हुआ है, लैम्डा एम नॉट ऑफ CaCl2, तो अभी मैंने आपको बताया सबकी वैल्यू अलग अलग करके दी हुई है। तो लैम्डा नॉट ऑफ CaCl2 अगर इन्होंने पूछा हुआ है, ऐसे मैं लिख देती हूँ लैम्डा एम नॉट ऑफ CaCl2, राइट। तो ये कितना है आपका, किसके बराबर हो जाएगा, लैम्डा नॉट ऑफ Ca2 प्लस 2 इंटू लैम्डा नॉट ऑफ Cl माइनस। तो अब देखो इसकी Ca के लिए लैम्डा नॉट की वैल्यू कितनी दी हुई है, इज इट गिवन, यस इट इज 119.0 प्लस 2 इंटू Cl माइनस से कितनी दी है 76.3। तो कैन यू डू दिस सिंपल कैलकुलेशन, तो सिंपल कैलकुलेशन करके आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट उन्होंने पूछा है लैम्डा एम नॉट ऑफ MgSO4, तो यू कैन डू इट। तो अगर मैंने कहा MgSO4 की निकालनी है आपको, तो लैम्डा नॉट ऑफ Mg2 प्लस लैम्डा नॉट ऑफ SO4 2 माइनस, यू कैन डू इट, यू कैन ऐड इट एंड यू विल गेट द आंसर। तो पहला आपको ये टाइप आपको कवर करना है। नेक्स्ट क्या है बच्चे, नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बहुत अच्छे से करना है क्योंकि ये ना ये एप्लीकेशन पार्ट है। अब ये एक बार समझ में आ गया तो आपको फिर इसके क्वेश्चन बहुत आसानी से आप कर पाएंगे और बहुत ज्यादा जरूरी है करना भी। देखो भाई लैम्डा नॉट ऑफ एम नॉट ऑफ NaCl, HCl, NaCl, AC आर गिवन टू यू रिस्पेक्टिवली, कैलकुलेट द लैम्डा AC। तो बच्चे इसके लिए मैं आपको सिंपल एक कंसेप्ट सिखा रही हूँ। जब भी आपको लैम्डा एम नॉट ऑफ जिस आयन का निकालना है HAC, ठीक है, तो आप क्या करो, आप ये देखो कि किस किस का गिवन है। आप ये देखो ये कहाँ कहाँ है, H आपको इसमें दिखाई दे रहा है, AC आपको इसमें दिखाई दे रहा है, और आप देखो जो अदर आयन्स हैं वो दोनों आयन्स आपको इसमें दिखाई दे रहे होंगे नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइट में। तो आपने क्या करना होता है, लैम्डा एम नॉट ऑफ HAC विल बी इक्वल टू, तो दोनों जो आयन्स जहां प्रेजेंट है आप उसका सम करो, लैम्डा एम नॉट ऑफ HCl प्लस लैम्डा एम नॉट ऑफ NaAC, इसको हमें सब्ट्रैक्ट कर देना है विद दैट ऑफ लैम्डा एम नॉट ऑफ NaCl। बहुत सिंपल है ये, क्योंकि अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट लैम्डा नॉट ऑफ AC। अभी थोड़ा टाइम लिमिट है इसलिए मैं इसको ऐसे करके दिखा नहीं रही हूँ आपको। तो ये किसके बराबर है, लैम्डा नॉट ऑफ AC के बराबर। तो यही आ जाएगा फॉर्मूला, अगर आप इसे ओपन करके लिखेंगे एग्जैक्टली तो यही फॉर्मूला आ जाएगा, तो इक्वल हो जाएगा। तो अभी आपको फाइनली इसमें इसको और इसको ऐड करना है, दोनों वैल्यूज को, और इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो आप इसको एक बार खुद ट्राई करो और इसके सॉल्यूशंस आपके एनसीईआरटी में ही दिए हुए हैं, आप उससे क्रॉस चेक कर लेना और इसे कवर करो, देखो तुम्हें कंसेप्ट क्लियर हुआ है या नहीं। आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया हुआ है जो आपके इस बार के सैंपल पेपर में पूछा गया है, और ये जो क्वेश्चन है आपका सैंपल पेपर वाला, तो ये आपको देखो इसमें आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा कि इंपॉर्टेंस कितनी है इस टॉपिक की, कि हमेशा यहाँ से क्वेश्चन आ ही रहा है। तो लेट अस चेक दिस क्वेश्चन, यू कैन सॉल्व इट योरसेल्फ, है ना, अपने आप इसे करके देखो और डेफिनेटली इसका आंसर निकालो। वैसे मैंने जो सैंपल पेपर डिस्कस किया हुआ है आपका ऑलरेडी, उसमें भी मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कराया हुआ है, और इसका आंसर खुद निकाल के देखो वेदर यू आर एबल टू गेट करेक्ट आंसर और नॉट, है ना। यही क्वेश्चन सेम है, और अगर कोई कंफ्यूजन हो तो जरूर से आपने चैट बॉक्स में डाल देना है। तो विद दिस वी आर डन टुडे, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू अगेन, थैंक यू सो मच।